बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया के सिपाही कुर्दों के साथ मिलकर तुर्क फौज से लड़ रहे हैं। रशिया ने कहा टकराव नहीं चाहते। मनबिज पर सीरियन फौज का कंट्रोल। सरकारी सिपाहियों और तुर्क फोर्सेस के दरमियान रशियन यूनिट्स की पेट्रोलिंग। सीरिया में सीज फायर के लिए अमेरिका की कोशिशें। माइक पेंस और माइक पॉम्पियो तुर्की रवाना। तैयब एर्दोगान ने अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात से इनकार कर दिया। कहा ऑपरेशन पूरा करेंगे। सीरिया की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। तुर्की ने कहा अमरीकी पाबंदियों का जवाब देंगे। मिडल ईस्ट में जंगों को टालने के लिए तामीरी बातचीत की जाए। शाह सलमान से मुलाकात में इमरान खान की ख्वाहिश। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। सदी पुराने केस में सुनवाई मुकम्मल। सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त ड्रामा। मुस्लिम फरीक के वकील ने हिंदू महासभा का नक्शा फाड़ दिया। कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंट्स हलाक। पुलवामा में छत्तीसगढ़ के मजदूर को गोली मार दी गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया में तुर्की के फौजी ऑपरेशन की। सीरिया के सिपाही कुर्दों के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट सीरिया में तुर्क सिपाहियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 8 साल से जारी जंग में एक अनोखी बात हुई है। कुर्द अमेरिका के इत्तेहादी थे जिन्होंने आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ मिलकर हिस्सा लिया था। अब तुर्की का फौजी ऑपरेशन शुरू होने के बाद कुर्दों ने सीरिया की सरकारी फौज से मदद मांगी है, जिसके बाद इन सिपाहियों को महाज जंग पर तैनात कर दिया गया है। बरतानिया से काम करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीम ने बताया कि सीरिया के दूसरे बड़े शहर एलेपो को कुर्द इलाकों से जोड़ने वाली एक हाईवे पर लड़ाई हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अमेरिकी सिपाहियों को वापस बुलाने का ऐलान किया था, जिसके बाद तुर्क फौज ने यह ऑपरेशन शुरू किया है। सीरिया से मुतालिक रशिया के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा कि तुर्की और सीरिया के ओहदेदार जंग को टालने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रशिया के लिए इस तरह की जंग नाकाबिल कबूल होगी। बताया गया कि एन ईसा टाउन के करीब लड़ाई में सीरिया के 2 सिपाही हलाक हुए हैं। तुर्की की मदद रखने वाले सीरियन बागियों के साथ लड़ाई में ये हलाकतें हुई। बताया गया कि रासलैंड टाउन में कुर्द फाइटर्स तुर्क सिपाहियों से जमकर मुकाबला कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को तुर्की की फौज का यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसके दौरान अब तक दर्जनों सिविलियंस हलाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा बेघर हुए हैं। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली तंजीम ने, जो लंदन से काम करती है, बताया कि तुर्की के ऑपरेशन में कम से कम 70 लोग हलाक हुए। रशिया की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि रशिया की मिलिट्री पुलिस यूनिट्स तुर्की और सीरिया की फौजों के दरमियान के इलाके में पेट्रोलिंग कर रही हैं, जहां पर लड़ाई का खतरा है। यह पेट्रोलिंग मनबिज के हसास शहर के करीब हो रही है। रशिया की वजारत दिफा ने एक बयान में यह बात कही, जिसमें कहा गया कि सीरिया की सरकारी फौज का मनबिज और आसपास के इलाकों में मुकम्मल कंट्रोल हो गया है। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने कहा कि रशिया सीरिया की हुकूमत और कुर्द मिलिटेंट्स के दरमियान समझौते को मजबूत करना चाहता है। मनबिज में सीरियन फौज की तैनाती पर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि तैनाती पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, ये सीरिया की जमीन है। अहम बात यह है कि वहां पर
کوئی دہشت گرد تنظیم باقی نہ رہے۔ طیب اردوان نے کہا کہ میں نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے بھی بات چیت کی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر آپ منبج کو دہشت گرد تنظیموں سے پاک کرتے ہیں تو آپ کیجئے، آپ اور سیرین حکومت اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اردوان نے پوٹین کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے سیریا کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ وہ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے ساتھ انقرہ میں ملاقات نہیں کریں گے جو ترکی کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسکائی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مائک پینس اور امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو ترکی پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹرمپ سے ہی بات کروں گا اگر وہ آئیں گے۔ طیب اردوان نے کہا کہ ترکی کا آپریشن اس وقت ختم ہوگا جب انقرہ سیف زون بنانے کے اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا۔ انہوں نے اپنی حکمراں اے کے پارٹی کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امریکہ، یورپی یونین اور رشیا کو آپریشن شروع کرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیم یعنی YPG ہماری سرحدوں کے پاس سے ہٹ جائے۔ جب یہ زون کلیئر ہو جائے گا ہم وہاں سیف زون بنائیں گے، تب ہمارا آپریشن ختم ہوگا۔ اس مرحلے تک کوئی بھی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ طیب اردوان نے کہا کہ جب تک سیف زون نہیں بن جاتا سیریا کے کردوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نارتھ ایسٹ سیریا میں سیز فائر کی کوششوں کے سلسلے میں ترکی روانہ ہو گئے ہیں، لیکن طیب اردوان نے سیز فائر کی پیشکش کو رد کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مائک پینس اور پومپیو ترکی گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سپاہیوں کو گھر واپس لائیں۔ ہم ترکی کے تعلق سے اور دوسرے معاملات میں سخت نقطۂ نظر اختیار کریں گے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس بات چیت کے دوران یہ بات طیب اردوان نے صاف کی کہ انقرہ نارتھ ایسٹ سیریا میں کوئی سیز فائر نہیں کرے گا۔ ترکی نے کہا کہ وہ امریکی پابندیوں کا جواب دے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے یہ بات بتائی اور کہا کہ ترکی کے خلاف تمام دھمکیاں اور پابندیاں ناقابل قبول ہیں۔ ترک پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کاوسوگلو نے کہا کہ ترکی کو امید ہے کہ امریکی کانگریس نقصان پہنچانے والے اپروچ کو واپس لے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات نازک مرحلے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی صدر مائک پینس کی قیادت میں آنے والے ڈیلیگیشن پر بھی یہ بات صاف کر دیں گے۔ سیریا کی سرکاری فوج نے منبج شہر میں اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا ہے۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے یہ بات بتائی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ مقامی لوگوں نے سیرین سپاہیوں کا استقبال کیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے انقرہ میں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رابرٹ اوبرائن سے ملاقات کی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ فرانس کے وزیر خارجہ جلد ہی عراق کا دورہ کریں گے اور سیریا کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ترکی کے صدر طیب اردوان اکتوبر کے آخری دنوں میں بات چیت کے لیے رشیا کا دورہ کریں گے۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیشکوف نے یہ بات کہی۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں نارتھ ایسٹ سیریا میں ترکی کے آپریشن سے پیدا صورتحال پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب کی کوششوں سے یمن کی ہادی حکومت اور ساؤتھ یمن کے علیحدگی پسندوں کے درمیان جمعرات کو ایک سمجھوتے کا امکان ہے۔ یمن میں الحوثیوں کے خلاف جنگ کی قیادت کرنے والا سعودی اتحاد پچھلے کچھ دنوں سے منصور ہادی حکومت اور ساؤتھ یمن کی عبوری کونسل کے درمیان بات چیت کی میزبانی کر رہا ہے تاکہ عدن اور آس پاس کے علاقوں میں لڑائی ختم کی جا سکے۔ یہ عبوری فوجی کونسل اس اتحاد میں شامل ہے جس نے مارچ 2015 میں ہادی حکومت کی بحالی کے لیے یمن میں حملے شروع کیے تھے۔ ایران اور جرمنی کے سینئر عہدیداروں نے یمن اور سیریا میں جنگیں ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس کے اسپیکر علی لاریجانی نے اس سلسلے میں جرمن پارلیمنٹ کے نائب صدر سے بیلگریڈ میں ملاقات کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کرتے ہوئے خلیج میں فوجی ٹکراؤ کو ٹالنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے شاہ سلمان سے بات چیت کرتے ہوئے یہ خواہش ظاہر کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں لیڈرز نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات کے علاوہ علاقائی اور عالمی مسائل پر غور کیا اور انہیں حل کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ جنگوں کو ٹالنے اور تمام فریقوں کے درمیان تعمیری بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے اس سے پہلے ایران کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے صدر حسن روحانی اور سپریم لیڈر خامنائی سے ملاقات کی۔ وہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملے۔ ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک ڈیلیگیشن بھی تھا جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی شامل تھے۔ سعودی لیڈرشپ نے مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرانے کے لیے عمران خان کی کوششوں کی تعریف کی۔ بتایا گیا کہ عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا۔
ईरानी सदर हसन रूहानी के भाई की करप्शन के केस में जेल की सजा पर अमल शुरू हो गया है। इसना न्यूज एजेंसी ने उनके वकील के हवाले से ये बात बताई। रूहानी के भाई हुसैन फरीदून को जुलाई 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर माली धांधलियों का इल्जाम है। फरीदून ने कुछ वक्त सदर की मददगार की हैसियत से काम किया था। फ्रांस ने मुतालबा किया कि ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से तनाव बढ़ाने वाले कदम ना उठाए। फ्रांस की वजारत खारजा की तर्जुमान ने अपनी रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान को हदें पार नहीं करनी चाहिए। वो इस बयान पर रिएक्शन दे रहे थे कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी के लिए एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस पर काम कर रहा है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने यह बयान दिया था। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सीरिया के सिपाही कुर्दों के साथ मिलकर तुर्क फौज से लड़ रहे हैं। रशिया ने कहा टकराव नहीं चाहते। मनबिज पर सीरियन फौज का कंट्रोल। सरकारी सिपाहियों और तुर्क फोर्सेस के दरमियान रशियन यूनिट्स की पेट्रोलिंग। सीरिया में सीज फायर के लिए अमेरिका की कोशिशें। माइक पेंस और माइक पॉम्पियो तुर्की रवाना। तैयब एर्दोगान ने अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात से इनकार कर दिया। कहा ऑपरेशन पूरा करेंगे। सीरिया की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। तुर्की ने कहा अमरीकी पाबंदियों का जवाब देंगे। मिडल ईस्ट में जंगों को टालने के लिए तामीरी बातचीत की जाए। शाह सलमान से मुलाकात में इमरान खान की ख्वाहिश। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। सदी पुराने केस में सुनवाई मुकम्मल। सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त ड्रामा। मुस्लिम फरीक के वकील ने हिंदू महासभा का नक्शा फाड़ दिया। कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंट्स हलाक। पुलवामा में छत्तीसगढ़ के मजदूर को गोली मार दी गई। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अफगानिस्तान में एक पुलिस स्टेशन के करीब ट्रक धमाके में कम से कम 3 लोग हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। ये वाकया लुकमान सूबे में पेश आया। फलस्तीनी पार्लियामेंट के एक सीनियर ओहदेदार ने सऊदी अरब के शाह सलमान से मुतालबा किया है कि वो सऊदी जेलों में बंद तमाम फलस्तीनियों को रिहा करे। फलस्तीन कानून साज काउंसिल के नायब सदर ने एक मीटिंग के दौरान ये बात कही। उन्होंने सऊदी अरब में कैद फलस्तीनियों की नुमाइंदगी करने वाले एक डेलीगेशन से मुलाकात की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फलस्तीनियों ने सऊदी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। उन्हें महज इसराइल को खुश करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। लेबनान के सदर मिशेल ने आलमी कानून को तोड़ने पर इसराइल की मजम्मत की और कहा है कि इसराइल की तरफ से कब्जा किए गए इलाकों में उसूलों, समझौतों और कानून की पासदारी होनी चाहिए। मिशेल ने लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में ये बात कही। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के अलग अलग मकामात पर धावे करते हुए 14 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई।
अब देखते हैं इंडिया की खबरें। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कई दहाकों पुराने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में हंगामी सुनवाई पूरी कर ली है। इस केस को खत्म करने से पहले बेंच ने तमाम फरीकों को बाद जरूरी तहरीरी नोट देने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया है। दस्तूरी बेंच ने 40 दिनों तक इस केस की सुनवाई की। इस तरह यह सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सबसे लंबा मुकदमा बन गया है। इस बेंच में जस्टिस S.A. बोबडे, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S.A. नजीर भी शामिल है, जिसने 30 सितंबर 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपीलों की सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इसमें से एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 2 हिस्से हिंदू फरीकों को दिए गए थे। इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट नवंबर के दूसरे हफ्ते में अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले यह फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने अयोध्या केस में अपना फैसला महफूज कर दिया है। चारशंबे की शाम 5 बजे इस केस की सुनवाई खत्म हो गई, जो रोजाना की बुनियादों पर जारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कर दी कि सुनवाई अब खत्म हो गई है। बेंच ने रिमार्क किया कि अब बहुत हो चुका। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत केस में मुस्लिम फरीकों की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने अदालत में एक तस्वीरी नक्शा फाड़ दिया, जिसमें लॉर्ड राम की सही पैदाइश की जगह दिखाई गई थी। ऑल इंडिया हिंदू महासभा की नुमाइंदगी करने वाले विकास सिंह ने यह नक्शा पेश किया था, जिस पर धवन ने एतराज किया। इस तरह सुनवाई के आखिरी दिन अदालत में जबरदस्त ड्रामा देखा गया। धवन ने जजों से दरखास्त की कि क्या मैं इसे फाड़ने के लिए आपकी इजाजत मांग सकता हूं। हिंदू महासभा के वकील ने साबिक IPS ऑफिसर किशोर कमल की तरफ से छापा गया नक्शा पेश करने की कोशिश की। धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस किताब पर एतबार नहीं करना चाहिए। धवन की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि आप जो चाहे कर सकते हैं। जब सफात को फाड़ा गया तो दूसरी तरफ से दखलंदाजी की गई, जिस पर जज गुस्से में आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का अदब बरकरार रखना चाहिए। देखिए, जब विकास सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट्स प्लेस कर रहे थे, और आर्गुमेंट प्लेस करने के दौरान एक बुक है कुणाल किशोर की, अयोध्या रिविजिटेड, उसमें एक नक्शा फाइल्ड है जो ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे भगवान राम पैदा हुए थे, वहाँ पे सीता रसोई थी। वो नक्शा जब उन्होंने कोर्ट को हैंड ओवर किया तो राजीव धवन साहब ने ऑब्जेक्ट किया, जिसपे विकास सिंह साहब ने कहा कि ऑलरेडी ये नक्शा हम कोर्ट के ऑर्डर से फाइल कर रहे हैं। 4 मार्च 2018 का ऑर्डर है, जिसमें परमिट किया गया नक्शा फाइल करने के लिए, और उसके बाद राजीव धवन साहब ने वो नक्शा सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सामने फाड़ दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने इन खबरों को रद्द कर दिया कि वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद की जमीन छोड़ने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने दावे से पीछे नहीं हटा है। इससे पहले बाज़ खबरों में दावा किया गया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मिल्कियत केस से बाहर निकलने की पेशकश की है और यह जमानत मांगी है कि इस तरह के दावे दूसरी मस्जिदों पर नहीं किए जाएंगे। रिजवी को भी कोर्ट में थे, उन्होंने भी कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल की। तो अब जाहिर है कि अगर वकील को इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मीडिया में तो फाइल होगी नहीं एप्लीकेशन। तो हमारी इत्तला तो अभी तक यही है कि भाई कोई एप्लीकेशन उन्होंने मूव नहीं की। सर वो कहा ये जा रहा है, देखिए इस पर हम जो मीडिएशन पैनल को उन्होंने, अब ये हमें से नहीं, मतलब आपने पूछा कोर्ट में एप्लीकेशन कोई नहीं है। मीडिएशन पैनल तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। बहस सुप्रीम कोर्ट में होगी, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। मीडिएशन पैनल तो सिर्फ मीडिएशन के लिए है, उसको ये अख्तियार थोड़ा कोई मुकदमा विड्रा कर दे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी है। अब मुझे नहीं पता, ये तो आपको मालूम होगा, तो हमसे क्यों पूछा? केस वापस लेने से कोर्ट ने अभी तक कोर्ट में कुछ नहीं कहा है। जब कोर्ट में कोई चीज जस्टिस कहेंगे तो पता चलेगा, हमें नहीं पता। केस वापस लेने से कोई फर्क पड़ेगा सर? अयोध्या केस में फैसले से पहले सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। वाराणसी में शिवसेना की तरफ से यज्ञ रखा गया। साधु संतों को उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा। दूसरी तरफ उलेमा ने कहा है कि हमें अदालत पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि हम अदालत का फैसला कबूल करेंगे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा 134 साल पुराना है। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की बुनियादों पर सुनवाई से पहले बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने के लिए एक पैनल बनाया गया था, लेकिन यह पैनल अपनी कोशिशों में नाकाम रहा। बात कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने 2 मिलिटेंट्स की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर नासिर चतरा और जावेद अहमद की हैसियत से की है। एक मिलिटेंट की पहचान की कोशिश की जा रही है। दिलबाग सिंह ने कहा कि ये तीनों दहशतगर्द सरगर्मियों में शामिल थे। डीजीपी ने कहा कि एक सिपाही के पैर में भी एनकाउंटर के दौरान गोली लगी और वो हॉस्पिटल में शरीक है। बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान ये झड़प हुई। एनकाउंटर के मकाम से हथियार और गोला बारूद की भारी मकदार जब्त की गई।
5 अगस्त के बाद से 4 एनकाउंटर्स हुए हैं। ये एनकाउंटर्स अवंतीपुरा, गांदरबल और बारामूला और सुपूर में हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 3 दिन पहले शोपियान में एक ट्रक ड्राइवर को भी इसी तरह हलाक किया गया था। बताया गया कि मिलिटेंट्स बाहर से आने वाले लेबर्स को निशाना बना रहे हैं ताकि उनमें खौफ पैदा किया जा सके। मारे गए मजदूर की पहचान सेती कुमार सागर की हैसियत से की गई है, जो ईंट की भट्टी में काम करता था। वो एक दूसरे सिविलियन के साथ पैदल जा रहा था जब 2 मिलिटेंट्स ने उसे गोली मार दी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस वाक़े की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हमने कातिलों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई हैं। चश्मदीद गवाहों ने भी बताया कि 2 मिलिटेंट्स ने यह कार्रवाई की। कश्मीर लॉकडाउन के 73 दिन पूरे हो गए हैं। कश्मीर वादी के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। बाजार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद हैं। सड़कों पर भी बहुत कम गाड़ियां देखी जा रही हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया के सिपाही कुर्दों के साथ मिलकर तुर्क फौज से लड़ रहे हैं। रशिया ने कहा टकराव नहीं चाहते। मनबिज पर सीरियन फौज का कंट्रोल। सरकारी सिपाहियों और तुर्क फोर्सेस के दरमियान रशियन यूनिट्स की पेट्रोलिंग। सीरिया में सीज फायर के लिए अमेरिका की कोशिशें। माइक पेंस और माइक पॉम्पियो तुर्की रवाना। तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी ओहदेदारों से मुलाकात से इनकार कर दिया। कहा ऑपरेशन पूरा करेंगे। सीरिया की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। तुर्की ने कहा अमेरिकी पाबंदियों का जवाब देंगे। मिडिल ईस्ट में जंगों को टालने के लिए तामीरी बातचीत की जाए। शाह सलमान से मुलाकात में इमरान खान की ख्वाहिश। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। सदी पुराने केस में सुनवाई मुकम्मल। सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त ड्रामा। मुस्लिम फरीक के वकील ने हिंदू महासभा का नक्शा फाड़ दिया। कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंट्स हलाक। पुलवामा में छत्तीसगढ़ के मजदूर को गोली मार दी गई। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।